तो गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों IRFC को अगर देखोगे तो एक लंबे टाइम फ्रेम से इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हमें देखने को मिली है। अभी अगर इस कंपनी को 52 वीक हाई से देखोगे आप तो गिरावट कितना करीब करीब आपको 27.9% का देखने को मिलता है। और यही ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर आपको 50% तक देखने को मिलती है। यानी कि पिछले 1 से 1.5 साल का जो पीरियड है वो IRFC के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब गया है। तो क्या IRFC से रिलेटेड कोई इंटरनली प्रॉब्लम है जो हमें पता नहीं है या फिर कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम है? तो चलो इस चीज़ को समझाता हूँ। अब दोस्तों अगर हम बात करें IRFC के सेक्टर के बारे में तो सेक्टर देखो किसी भी कंपनी का अच्छा कर सकता है और किसी भी कंपनी का खराब कर सकता है। बट IRFC का सेक्टर कौन सा है? रेलवे सेक्टर। और रेलवे सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उसके आप पिछले 1.5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो कोई ही ऐसी कंपनी मिल जाएगी आपको कि उसका परफॉर्मेंस ठीक है। बाकी उसके अलावा मैक्सिमम कंपनीज आपको IRFC जैसा परफॉर्मेंस ही डिलीवर करती हुई दिखी है। तो बोल सकते हैं पूरा सेक्टर अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो किसी एक कंपनी को तो ब्लेम नहीं कर सकते। यानी कि IRFC का कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है सेक्टर का। अब देखो दोस्तों सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर वेल्थ खोने का काम किया है पिछले 1-1.5 सालों में, और इसमें IRFC जो है वो लीड करती हुई दिखी है। रेलवे सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मार्केट वैल्यू 1.32 लाख कम हुआ है अगर हम बात करें 2025 में, जिसमें IRFC का नाम सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि IRFC ने अपने मार्केट कैप को 49,608 करोड़ से खोया है और ईयर टू डेट में कंपनी में गिरावट 25% की देखने को मिल रही है। ये ईयर टू डेट की बात हो रही है, ना कि 52 वीक हाई या फिर ना कि ऑल टाइम हाई, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें RVNL की तो वो दूसरे नंबर पे आपको बैठी हुई दिख रही है। 24,072 करोड़ का मार्केट वैल्यू उनका भी गया है। ईयर टू डेट में वो 27% की फॉल दिखाई है। जुपिटर वैगन्स का भी नाम देखने को मिलता है जिसमें 10,326 करोड़ का वेल्थ आपको जाता हुआ दिखा है, यानी कि मार्केट कैप की बात हो रही है। तो देखा जाए तो जितनी भी कंपनीज हैं रेलवे सेक्टर की, सभी की सभी कंपनीज की परफॉर्मेंस आपको वीक दिख रही है, कुछ ही कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पुट होता है कि IRFC हो गई या फिर RVNL हो गई या फिर जुपिटर वैगन्स हो गई, इसमें गिरावट हो रही है तो कब तक होगी? तो देखो दोस्तों सिंपल सी बात है कि रेलवे सेक्टर में जो तेज़ी देखने को मिली थी वो कोई ग्रोथ के बेसिस पे देखने को नहीं मिला था। हमने 2020 के बाद IT सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखा था, केमिकल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा था। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बट दोस्तों वो जो तेज़ी हमने देखा था वो ग्रोथ के बेसिस पे देखा था। अगर हम बात करें IT सेक्टर की, उसमें जितनी भी कंपनीज है, चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, विप्रो या एस्सिलटेक हो, सभी के नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे 2020 के बाद, जब हमें लॉकडाउन का पीरियड देखने को मिल रहा था। और उसी पीरियड में हमारी केमिकल कंपनीज में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। वो भी परफॉर्मेंस ग्रोथ के बेसिस पे थी क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा शार्पली आपको गिरता हुआ दिखा था डिमांड के कम होने की वजह से। तो कोई कंपनी अगर मान लो अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ, अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ के बेसिस पे तेज़ी दिखाती है तो वो एक अच्छी बात होती है। बट पूरा सेक्टर अगर एक हाइप की वजह से ऊपर गया है तो अल्टीमेटली उस हाइप को जस्टिफाइड करने के लिए एट द एंड नंबर ही मैटर करता है। और हाइप किस चीज़ से हुआ था?
तो दोस्तों हाइप हुआ था बोल सकते हैं बजट से। बजट में जो एलोकेशन मिल रही थी रेलवे सेक्टर को वो ज़बरदस्त मिल रही थी। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में भी ज़बरदस्त मिला था, 25 के फाइनेंशियल ईयर में भी ज़बरदस्त मिला था, बट 26 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें चीज़ें अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हमें देखने को मिली नहीं थी। 2,65,000 करोड़ का एलोकेशन मिला था जो कि मार्केट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था। वहाँ से गिरावट की शुरुआत हमें देखने को मिली थी। और इस बार भी अगर देखोगे जो प्रॉपर इस बजट के एलोकेशंस की एक्सपेक्टेशन है वो 2.76 ट्रिलियन रुपीज़ का, यानी कि 2,75,000 करोड़ का। तो देखो 2,75,000 करोड़ की बात करें या फिर 2.5 लाख करोड़ की बात करें या 2,65,000 करोड़ की बात करें, ये नंबर छोटा नहीं है। इस नंबर के बेसिस पे पिछले 2 साल में हमने जितनी भी रेलवे कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम कंपनीज़ को बहुत सारे ऑर्डर्स गेन करते हुए देखा है। बट उस ऑर्डर के बेसिस पे क्या हमने कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ देखा है? तो ग्रोथ नहीं दिखा है। पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो आईआरएफसी जो है वो फाइनेंसिंग रोल प्ले करती है रेलवे सेक्टर में, जिसका तो बहुत बड़ा रोल, बहुत बोल सकते हैं बहुत बड़ा रोल है। बट फिर भी इस कंपनी के रेवेन्यू में ना ग्रोथ है ना प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो ऐसे केस में जो पास्ट में इस कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिए उसको जस्टिफाइड तो करना है। तो जस्टिफाइड करने के लिए क्या होगा? नंबर्स तो दिखाना पड़ेगा, और नंबर्स नहीं दिखाएगा आप तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने रिटर्न्स दिए हैं उसको मार्केट एडजस्ट करेगी आपके प्रेजेंट नंबर के हिसाब से। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आईआरएफसी में एक गिरावट हो रही है, और वो गिरावट हमें रेलवे सेक्टर की बाकी कंपनीज में भी देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको गिरावट का कंप्लीट रीज़न समझ आ गया होगा। अब दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। ये इंडिया वाली विप्रो है, और इंडिया वाली जो विप्रो है, इनफैक्ट बोल सकते हैं विप्रो का एक ही बिजनेस है, बट इसके शेयर्स अलग अलग जगह लिस्टेड आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक शेयर इंडिया में लिस्टेड है और एक आपको अमेरिका में लिस्टेड देखने को मिलता है, जिसको हम विप्रो एडीआर के तौर पर जानते हैं। अब लास्ट ट्रेडिंग डे क्या हुआ है कि विप्रो एडीआर हो गई या इन्फोसिस हो गई, काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी यूएस मार्केट में। और इन्फोसिस में तो भाई एक टाइम पे 40% की तेज़ी देखने को मिला था, और विप्रो ईडीआर में भी 5-6% की तेज़ी देखने को मिली थी। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि एसेंचर का Q1 जो रिजल्ट है वो रीज़न है, बट उसके रीजंस हमने समझ लिया था। आज के दिन के पहले वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर लेना। बट दोस्तों वो चीज़ें हमें इन्फोसिस में तो होती हुई दिखी थी, बट विप्रो एडीआर की जो परफॉर्मेंस है लास्ट ट्रेडिंग सेशन वो काफ़ी ज़बरदस्त रही थी, और लगभग 7% की तेज़ी हमें विप्रो एडीआर में भी देखने को मिला था। अब इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारी जो इंडियन आईटी कंपनी है या फिर हमारी जो विप्रो है वो इस वजह से फोकस में रहती हुई दिखेगी, जिस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा आ सकता है। अब एसेंचर के Q1 के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहा था, क्योंकि कंपनी के जो गाइडेंस थे वो हमें अनचेंज रहते हुए देखने को मिले थे। तो चलो इस चीज़ को समझ लो। देखो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ दिखाई है, काफ़ी सही है। और साथ में जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था उस गाइडेंस को मेंटेन भी किया था। अगर हम बात करें दोस्तों एक्सपेक्टेशंस की, तो एक्सपेक्टेशन था 18.52 का। कंपनी ने रिपोर्ट किया अपने बॉटम लाइन, यानी कि प्रॉफिट की बात हो रही है, $18.7 बिलियन। एक्सपेक्टेशन से बेटर था नंबर, और साथ में गाइडेंस अनचेंज रहा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो टेक कंपनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि आने वाले क्वार्टर्स में उनके भी नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारी टेक कंपनी फोकस में रहती हुई दिखेगी, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन विप्रो एडीआर और इन्फोसिस दोनों आपको अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी थी। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होती है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। तो ये तो कंपनी 52 वीक हाई से तगड़ा नीचे आपको देखने को मिल रही थी। अभी देखोगे तो 23.1% देखने को मिलेगी, और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर 40% क्रॉस कर देगा। बट कल के दिन ये कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। अब डो जोन्स या फिर बोल सकते हैं यूएस मार्केट लास्ट ट्रेडिंग डे जैसा परफॉर्म किया था, और हमारी जो टेक कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा की थी, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो तेज़ी लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला था उसके आसपास का तो नहीं, बट हाँ एक पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिल सकती है वंस अगेन टाटा एलेक्सी में। ये कोई रिकमेंडेशन या गारंटी के तौर पर नहीं है, चीज़ें कभी भी बदल सकती है, बट जो सेंटिमेंट है उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर हम बात करें टाटा एलेक्सी के बारे में, अगर मान लो सेंटिमेंट की वजह से ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो भी गई, तो भी कंपनी को
आगे ग्रो करने के लिए एट द एंड नंबर को ही ग्रो करना पड़ेगा। और ये कंपनी 52 वीक हाई से 40% इसलिए नीचे है क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स एक लंबे टाइम फ्रेम से ग्रो नहीं कर रहे हैं और डी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर रही है। तो ये जो डी ग्रोथ है, अगर इसको पॉजिटिव में कंपनी कन्वर्ट कर दे तो ही ना ये सारी तेज़ी को कंपनी एट द एंड जस्टिफाइड कर पाएगी। तो वो इंपॉर्टेंट है। अभी कंपनी में 1-2 दिन अच्छी परफॉर्मेंस अगर देखने को मिल गई मार्केट के इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, तो उस चीज़ को आप फॉलो करने मत चले जाना, फोमो देखने मत चले जाना। अगर फोमो में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर एनालिसिस आप नहीं करोगे, और अभी के टाइम पे जो मार्केट में चीज़ें दिख रही है वहाँ पर एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत है, और यही सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे भी मिलता है, इस वजह से बोलता हूँ आप उसको ज्वाइन कर लो। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा नोट करके रखना। अगर आप मार्केट में नए हैं और फोमो देखकर अगर आप जाते हो तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए या सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। अब फिलहाल उसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 15 जनवरी का देखने को मिलता है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और चलो लाइक कीजिए, लीवर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।